जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, और नहीं भी सुना है तो और अच्छी बात है। आपको एक एक चीज़ हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं, जिससे आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, कोई भी क्वेश्चंस बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए साथियों, फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे साथ आप निसंकोच लगातार लास्ट तक बने रहिए। और आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि नॉर्थ जो ईस्ट स्टेट है क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। क्योंकि हमारा इंडिया को अगर देखा जाए तो उसे दो भागों में यहाँ पे बांटा जाता है, और दो भागों में बांटने के बाद इसके बाद भी अगर हम यहाँ पे बांटें तो ये इस तरीके से इंडिया हमारा एक रफली तरीके से बनता है। क्योंकि इसे हम बांटते हैं, जब आधा करते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ऊपर वाले को उत्तरी भारत और नीचे वाले को दक्षिणी भारत। और अगर इस समय की बात करें तो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। और अभी हाल ही में तेलंगाना के कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स या कुछ नेताओं के भाषण सामने आया है, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात हो रही है। और दक्षिण भारत के जितने भी स्टेट हैं वे अपने आप को अलग होने की बात कह रहे हैं। तो दक्षिण भारत बिल्कुल हमारे मेन भारत से अलग है। उसकी भाषा, उसका कल्चर और उसका रहन सहन, यहाँ तक कि जो उसके भोजन हैं वो भी अलग है हमारे नॉर्थ ईस्ट से। और वे हमारे सरकार में जो है उनका हिस्सा बहुत कम आता है, और चूँकि वे रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। और इतना तो ठीक है, हम अपने भारत के मेन हिस्से से, देखिए यह पूरा अपना भारत जो है मेन हिस्सा है, और इधर का जो हिस्सा है थोड़ा सा अलग है। इसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट कहा जाता है, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और सेवन सिस्टर में स्टेट जो आते हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यह है मेघालय। तो जो 7 स्टेट हैं, राज्य हैं, उनसे मिल करके हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है। इन पर कई बार चीन ने दावा किया है कि यह हमारे लोग हैं और यह हमारे टेरिटरी में, चीन की टेरिटरी में मिलना चाहिए। क्योंकि चीन, देखिए यहाँ पे ठीक बॉर्डर पर ही है, इधर की तरफ म्यांमार है और यहाँ पे भूटान, और इधर की तरफ बांग्लादेश। मतलब कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट हैं, अगर देखा जाए तो वे तो कुल 4 देशों से इनका बॉर्डर यानी बॉर्डर डिस्प्यूट्स लगे हैं। डिस्प्यूट तो बहुत ही ज़्यादा नहीं उतने हैं, जैसे ज़्यादातर चाइना के साथ ही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन से जुड़ने वाला रास्ता, जो कि हमारे भारत के मेन लैंड से बहुत ही पतला है, इतना पतला कि लगभग 21 किलोमीटर। और हमेशा चाइना इस छोटे रास्ते को अपने कब्जे में, कंट्रोल में करना चाहता है। लेकिन भारत इसे स्ट्रेटेजिक स्थिति को समझते हुए इस पर चौक चौबंद लगाए रहता है, ताकि यहाँ पर कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो तुरंत इसे ठीक किया जा सके। चाइना यहाँ पर आने के लिए जो मार्ग अपनाता है, तिब्बत से होते हुए सिक्किम, जो हमारा
राज्य है वहाँ से होते हुए यहाँ पर आने का प्रयास करता है। इसलिए कई बार भूटान को भी अपने साथ साधने में प्रयासरत रहता है, लेकिन भूटान भारत का एक अच्छा मित्र के रूप में यह समझा जाता है। और इसकी जो आर्मी वाला विभाग है या सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है भारत ने ले रखी है, इसलिए भारत की तरफ भूटान कभी गलत नज़र से या उसे विरोध नहीं कर सकता या कर पाता है। और ये जो 21 किलोमीटर का जो पतला सा रास्ता है इसे चिकन नेक कहा जाता है। तो साथियों, इस तरीके से आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन का इम्पोर्टेंट क्या है। और इम्पोर्टेंट बता दें इतना है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे खनिज जो खदान हैं, जैसे कोयले के लिए यहाँ पे देखिए आसाम में सबसे पहला डिगबोई हमारा पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ से प्राप्त हुआ था, सबसे पहले खुदाई हुई थी। यहाँ पे अन्य जो सोना हो गया, लोहे की खदानें भी यहाँ पे पाई गई हैं। यह कल्चर रूप से बड़ा ही डेवलप एरिया है और सबसे ज़्यादा बारिश होने का जो खिताब है मानसीराम मेघालय में पाया गया है। तो इनका जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इससे होकर चाइना चाहता है कि वह हिंद महासागर में अपनी पैठ को मजबूत कर सके। लेकिन भारत के लिए भी यह महत्व इम्पॉर्टेंट है और इसलिए भारत इसे किसी भी हालत में अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है। इसलिए यह कई रास्ते भी अपना लिया है यहाँ तक जाने के लिए, यानी मेन भारत से जाने के लिए बांग्लादेश से होते हुए रेलवे लाइन, यहाँ तक कि गंगा नदी से होते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी में भी प्रवेश करता है, जो कि बांग्लादेश से होके जाता है। इससे यह पता चलता है कि यह अपने नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, जो सेपरेट थोड़ा सा है, उसे किसी तरह से संपर्क में रखा जाए। इसी के साथ साथ म्यांमार से होते हुए कलादान नदी से होते हुए यह मिजोरम तक भी एक रास्ता यहाँ से बनाया गया है, डेवलप किया गया है। इससे अगर चाइना कभी चिकन नेक पर यहाँ पर अगर कंट्रोल स्थापित कर लेता है तो भी हम अपने नॉर्थ ईस्ट इंडियन से संपर्क बराबर बनाए रख सकते हैं और उनके लिए ज़रूरत के सामान पहुँचा सकते हैं। अगर उनके ज़रूरत के सामान अगर हम नहीं पहुँचा पाते हैं तो वे चाइना के अंदर समर्पण कर देंगे और चाइना उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसलिए हम भरसक प्रयास करते रहते हैं। तो आइए साथियों, अब एक एक करके स्टेट को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी अब पता करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके जो ज्योग्राफिकल मैप है, प्राकृतिक मैप है, इसे देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर कौन से पर्वत, पहाड़, नदियाँ और जंगल आदि यहाँ पे हैं और इनका क्या होने का महत्व है। तो आइए मेरे प्यारे मित्र साथी, तो सबसे पहले अरुणाचल को पढ़ना हम शुरू करेंगे और यह देखेंगे कि सबसे भारत के पूर्व में यह प्रदेश स्थित है, इसलिए इसे अरुणाचल प्रदेश भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहते हैं क्योंकि अरुणा मतलब होता है सूर्य, आंचल मतलब कि उनके आंचल में बोल सकते हैं या उनके एक आंचल होता ही है, आप इसे समझिए। तो यानी सूर्य की सबसे पहली किरण अगर भारत पर पड़ती है तो वह हिमाचल प्रदेश के सबसे पूर्व हिस्से पर यहाँ पे पड़ती है, जिसका नाम है किबीथू। सबसे पूर्व हिस्सा किबीथू है और यहीं पे इसका सूर्य का पहला किरण पड़ता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को हम भारत का जापान कहते हैं। इंडिया का जापान अगर जिसे कहा जाए तो वह है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जिस प्रकार आसाम पूरे विश्व के लिए उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का भारत का देश का भारत का एक प्रदेश कहा जाता है। तो हमने बताया कि सबसे पहले अभी अरुणाचल प्रदेश को जरूर देखेंगे,
लेकिन इससे पहले कि हम जियोग्राफिकल मैप पर थोड़ा ध्यान दे करके इसे एक बार समझ लेते हैं, फिर हम राज्य की तरफ बढ़ेंगे और एक एक जानकारी को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ साथियों, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं या पहाड़ है, जिसका नाम है पहला गारो, यहाँ पे खासी और यह हुआ जयंतिया। 3 ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के होने से ही इसे मेघालय नाम दिया जाता है। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो शायद इसका नाम भी आज मेघालय नहीं होता। और जो मेघालय है साथियों, इसका जो अर्थ होता है मेघ यानी बादल का घर, यानी जब बादलों के घर को अगर कहा जाए तो वह मेघालय एक ज्योग्राफिकल नाम समझ में आता है। और जो गारो पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसकी ऊंची चोटी नोकरेक शिखर है, जो कि 1412 मीटर की ऊंचाई इसकी है। और इस मेघालय में सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है और यह मेघालय में पड़ता है। इसके बाद अगली जो पहाड़ी आती है उसका नाम है खासी पहाड़ी, और खासी पहाड़ी के ठीक पास में ही हमारा सबसे ज़्यादा बारिश होने का जो खिताब हासिल वाला जगह है मानसीराम स्थित है यहाँ पे। और इसी के आगे जयंतिया पहाड़ियाँ भी पाई गई हैं, और यहाँ जयंतिया के नीचे ही चेरापूंजी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग है। तो हमने देखा गारो खासी जयंतिया, तीनों जो पहाड़ियाँ हैं यह मेघालय में पड़ती हैं और मेघालय नाम देने के लिए इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह इधर देखें तो भूटान के बगल में जो सिक्किम है यह भी इसी के साथ हम देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे सिक्किम भूटान के ही ठीक बगल में यहाँ पे यह सिक्किम है। और सिक्किम के बारे में अगर बात करें तो सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक है। और यहाँ पे ही भी कई छोटे मोटे पर्वत हैं, जैसे में नामचा बरवा यहीं पे है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ भी, यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ देख रहे हैं। इधर नामचा बरवा जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पे है। चुम्बी घाटी यहाँ पे इसकी है। तो मतलब इस तरीके से, और कंचनजंगा, और सबसे जो ऊंची चोटी है भारत में, भारत के अगर टेरिटरी में जो भारत के आज पूरी तरह से कंट्रोल में है और उसमें सबसे ऊंची चोटी कही जाए तो वह कंचनजंगा है, जो कि 8,558 किलोमीटर मीटर ऊंचाई है। 8,558 मीटर की यह ऊंचाई पर साथी यह और सबसे ऊंची चोटी यह है। और यह हिमालय की ही श्रेणी में, जो हिमाद्री की श्रेणी है, इसी में इससे होता हुआ यह आगे बढ़ता है। और हमने देखा कि ये जो है टाइगर हिल्स, जिस पर भारत ने जो है कि एक बार यहाँ पे चीन वालों ने इस पर कब्जा कर लिया था, तो भारत ने टाइगर हिल्स को बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया था, जो दार्जिलिंग के ही बगल में है। और 2,590 किलोमीटर की ऊंचाई जो है इस टाइगर हिल्स की है। और यहाँ पे जा कर के अपने भारत माता के सपूत ने अपनी जान गंवा करके इसे स्वतंत्र कराया था। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और सिक्किम में हमें बताया कि कई नदियाँ भी हैं, जो तीस्ता नदी है, कुल्लू नदी है, यहाँ से पास होती है। और यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, जो मंगेन ऐसे ये सब ग्लेशियर्स पाए गए हैं।
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अभी एक जो महत्वपूर्ण स्टेट है। यहाँ पे कई सारे छोटे मोटे जो कि पर्वत श्रेणियाँ पाई गई हैं। और इसकी अगर सीमा की बात करें तो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ म्यांमार है और एक तरफ भूटान है। मतलब कि 3 देशों से अरुणाचल प्रदेश का सीमा साझा होता है। और सिक्किम का भी ऐसे ही 3 देशों से सीमा साझा होता है। एक तरफ तो चाइना है, दूसरी तरफ भूटान है और तीसरी तरफ नेपाल है। तो 3 अगर देशों से सीमा होने वाले नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो केवल अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं आता है। सिक्किम भी 3 देशों से इसकी सीमा साझा होती है। और यहाँ पे अरुणाचल में पर्वत की बात करें तो सबसे पहले इसकी मीरी सबसे यहाँ पे पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मीरी। फिर मीरी, अबीर, मिसमी। यहाँ पे मीरी, अबीर और मिसमी ये 3 पहाड़ियाँ यहाँ पे देख सकते हैं। डाफला की पहाड़ियाँ इधर हैं, डाफला की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। और ऐसे ही इनमें लगभग 4 जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं इन्हें हम देखते हैं और यह हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दाफला यह है मीरी, अबीर और मिसमी की पहाड़ियाँ किस स्टेट में है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। हमसे कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि बोमडिला जो पास है वह कहाँ पर है। तो बोमडिला पास साथियों इस जगह पे यह चाइना जाने के लिए यह बोमडिला पास बनाए गए हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही होके जाना होता है। यहाँ पे इसी के बगल में ही एक गर्म झरना भी है। और यह झरना चूँकि ठंडा प्रदेश यह हमेशा रहता है यहाँ पे और बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन यहाँ पर भी एक गर्म झरना है जो यहाँ के लिए लोगों को बड़ा ही फ़ायदेमंद रहता है। और इसका उपयोग वे लोग अपने क्षेत्र को गर्म करने में या उसका उपयोग पानी का उपयोग अपने भी नहाने वहाने में लोग करते हैं। इसका लोग यहाँ पे स्नान करने भी गर्मियों में और ठंडियों में जाया करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो दाफला की पहाड़ियाँ हैं वे चाय के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चाय की खेती की जाती है, जबकि अबीर वाले में भी चाय की खेती की जाती है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं लगभग यही 3000 के आसपास सभी इनकी चोटियाँ हैं, ऊंचाइयाँ हैं। और मिसमी की भी वही लगभग है। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन से हैं। और शीला और नूरी 2 यहाँ पे और पास हैं जिसका नाम 2 बहनों के नाम पर ही रखा गया है, जो कि शीला और नूरी नाम 2 होता है। और एक बार जब 1962 में चीन के साथ युद्ध छिड़ा हुआ था और युद्ध में हमारे सेना के जवान यहाँ पे जा करके अपने सैनिकों, अपने दुश्मनों के साथ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो उस समय शीला और नूरी बहनों ने उनको पानी पिलाया था, उनकी प्यास बुझाई थी, जिससे यहाँ पे 2 पास यानी दर्रे का नाम शीला और नूरी नाम से रखा गया है। ठीक है, अब इधर की तरफ चलें तो यहाँ पे एक दर्रा और मिलता है जिसका नाम है दीफू। और इधर की तरफ यांग्याप, यानी अगर इसे एक साथ पढ़ना चाहें तो यह है दिया। तो दी से हो गया दीफू और यह से हो गया यांग्याप, यानी दीफू यांग्याप यह दर्रा है। और यहाँ पे बोमडिला दर्रा है। ये दर्रा जो है बड़े महत्वपूर्ण है। और यह दर्रा दोनों ही चाइना के लिए दर्रा जाते हैं, और जबकि बोमडिला भी चाइना के लिए ही है। और शीला और नूरी पास भी चाइना तक ही जाने में सहायता करता है, जो कि हमारे स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र की तरफ इसका जाने का जो क्षेत्र है। ऐसे ही इसी के बगल में यहाँ पे तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा से मणिपुर जाने के लिए तुजू जो है तुजू दर्रा भी साथियों अरुणाचल प्रदेश में ही है तुजू दर्रा। ठीक है, ऐसे ही मिजोरम तो नहीं, नागालैंड
तो नीचे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भी एक और पहाड़ी है जिसका नाम पटकाई बूम पहाड़ी। यह पटकाई बूम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में ही है। नागालैंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागा पहाड़ी। इसकी नाम है नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं कि ये नागालैंड में है। इसे हमें समझने में परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही मणिपुर में, तो यहाँ पे पूर्व मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, और इधर की तरफ यह पूर्व मणिपुर की यह पहाड़ियाँ हैं। इधर लेमा तोल की पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर में ही लेमा तोल की पहाड़ियाँ, और बराइल की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में लगी हुई हैं, जो कि आसाम वाले क्षेत्र में भी इसका क्षेत्र जाता है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास ये जो है, और यहीं पे जयंतिया भी है, यहाँ पे जयंतिया और ये पहाड़ियाँ, तो इन पूरे पहाड़ियों को ले करके यहाँ पे कोयला के लिए ये बड़े ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ से कोयला निकालने का काम भी चालू है, लेकिन बीच में कुछ सेंट्रल और राज्य से झगड़ा होने के कारण इसे राज्य जो था यहाँ पे असम राज्य, उसने इस पे एक कानून बना करके इसे यहाँ से कोयला निकालने का पूरा प्रयोजन को ही बंद कर दिया, और इसको पर्यावरण थ्रेट मान करके इस पर एक्ट को लागू कर करके इसे जो है बंद कर दिया गया। इस क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया, जिससे अब इसमें से कोई कोयला नहीं निकाल सकता। तो यह लेमातोल की पहाड़ियाँ हैं, यह मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे यह बराइल की पहाड़ियाँ यहाँ पे। ऐसे ही मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, इधर मिजोरम है तो ये मिजो की पहाड़ी यहाँ पे है, और इधर की तरफ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहाँ पे, और त्रिपुरा की पहाड़ियाँ त्रिपुरा में बनी हुई है। तो नीचे की तरफ जितने भी नॉर्थ स्टेट वाले स्टेट राज्य हैं, उनका देख रहे हैं कि नाम के हिसाब से ही, नाम के तरह से ही उनके पहाड़ियों के नाम भी हैं, और हम इन्हें अच्छे से याद करने में एक तरीका अपना सकते हैं। ऐसे ही भुवन की पहाड़ियाँ मणिपुर और मिजोरम दोनों स्टेट्स में इसके बॉर्डर साझा होते हैं भुवन की पहाड़ियों से, और ये पहाड़ियों का कोई ज़्यादा खास ऊंचाई है नहीं, तो इसलिए इन्हें हम पढ़ने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो बता दें कि नोकरेक जो है सबसे ऊंची चोटी पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, और इसी से ऊंची चोटी कोई नहीं है। और नोकरेक जो शिखर है यह गारो पहाड़ियों के ऊपर ही पाया गया है। अब नदियों की बात करें, तुजुदरा जो था मणिपुर के लिए था, तुजुदरा से मणिपुर कर जाने के लिए यह बना हुआ है। अब नदी की बात करें तो चाइना से होते हुए एक नदी, जो कि चाइना के ही क्षेत्र में यार लोंगडंग से यह नदी निकलती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और जब यह अरुणाचल में प्रवेश करती है तो यह इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और इस नदी पर चीन एक बड़ा डैम बना चुका है, ताकि इस नदी को कंट्रोल कर सके। और हमें इससे बहुत बड़ी थ्रेट है, डर है इस चीज़ का, कि अगर कभी इसने इसमें से पानी डैम से ऐसे समय छोड़ दे, बारिश के समय, कि हमारे नदियों में पहले से पानी भरा रहता है, और यह पानी डैम से छोड़े दिया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो शहर हैं वे डूब जाएंगे, यहाँ पे जो फसलें हैं नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए भारत को भी चाहिए कि इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही यहाँ पे एक जल्दी से जल्दी एक डैम्स निर्माण कर ले, ताकि ऐसी स्थितियों में भारत अपने देश को, अपने राज्यों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे निकलती है तो यहाँ से कई नदियाँ, छोटी नदियाँ जो कि आ करके यहाँ पे मिलती हैं। जैसे इधर से एक नदी आती है, छोटी सी नदी दिहांग आती है, और यहाँ पे एक तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से होके निकलती है। यहाँ पे सिक्किम है तो सिक्किम से होकर के यहाँ पे आती है दिहांग तीस्ता। और लोहित नदी इधर से आती है
देखिए लोहित नदी यहाँ से आकर के यानी इसके ईस्ट जो क्षेत्र है नॉर्थ साउथ वाले क्षेत्र है लगभग, वहाँ से उधर से आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो लोहित नदी इधर है, जबकि दिहांग और तीस्ता नदी ऊपर से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और अभी तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र ही रहता है, लेकिन जब यह बांग्लादेश से होते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम यमुना हो जाता है, या जमुना बोल सकते हैं, इसका नाम हो जाता है। ऐसे ही गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, और जब ये दोनों धाराएं एक जगह मिलती हैं तो इसका नाम मेघना हो जाता है। तो इस तरह से इस नदी का अपना एक अलग रास्ता रहा है, और मेघना नदी भी आकर के इधर से मिलती है, और तब जब इसका नाम मेघना बनता है, जो कि त्रिपुरा से ये नदी निकलती है और जा करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा मिजोरम जो पर्वत है यहाँ पे नीला पर्वत भी है, और मिजोरम में यह नीला पर्वत है, और एक काला पर्वत भी है जो कि भूटान में है। यह भी हमें जान लेना चाहिए इसी वीडियो में। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें देखी, और हमारे हिसाब से कि अब राजनीतिक जो प्राकृतिक मैप है इसमें कोई भी चीज़ बचा नहीं होगा। और एक चीज़ और बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी में एक सबसे बड़ा एक द्वीप है जो कि एक जिला के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, माजुली द्वीप। और ये माजुली द्वीप पूरा बीचों बीच में इस नदी के है, और ये बहुत ही सबसे बड़ा अगर विश्व में कहा जाए तो नदी द्वीप के रूप में इसे माना जाता है, समझा जाता है। तो इस तरह से साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर देखें तो अब इसे प्राकृतिक मैप के आगे राजनीतिक मैप की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें हर एक चीज़ और बहुत चीज़ें हैं जिसे हम और देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से 2 स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो बता दें कर्क रेखा गुजरने के लिए 2 राज्य हैं यहाँ पे, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपने पढ़ा हो मित्र पर गमछा झार, तो मी से हो गया मिजोरम और त्र से हो गया त्रिपुरा। तो 3 यानी जो 2 राज्य हैं यहाँ से 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये यहाँ से गुजरती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है उसे नेफा भी कहते हैं। पुराना नाम को हम नेफा कहते हैं, नेफा। तो नेफा मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, तो यह है नेफा, और अरुणाचल प्रदेश का ही नाम है। लेकिन आने वाले समय में यह देखा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है इस पर चीन का गंदी नज़र लगी हुई है, बुरी नज़र है, और यह हमेशा चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। चीन हमेशा इनको क्यों अपने आप में अपना बनाना चाहता है, क्योंकि इनकी जो कल्चर है, इनके जो रहन सहन है, खाने पीने का जो इनका व्यवस्था है, सब कुछ चीन से मिलता जुलता है, और इनका जो चेहरा भी है वह भी चीन और तिब्बत से ज़्यादा मेल जोल होता है। तो इसलिए यह भी चीन जो है भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट हैं इसे अपने में मिलाने का प्रयास करता है। 1962 में तो चाइना ने इस देश यहाँ पे असम तक पहुँचाया था, यानी अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए असम तक आ गया था। लेकिन अमेरिका के इसमें प्रभाव में आने के कारण चाइना ने वापस लौटा और अक्साई चिन्ह लेकर ही पूरे हमारे अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश फिर से आज़ाद हो गया। लेकिन हमारे भारत माता का जो एक अंग है अक्साई चिन्ह, वह आज कब्जा चीन के द्वारा किया गया है। तो
इस चीन के जो रवैया है इससे निपटने के लिए भारत ने एक रोड बना रखा है। देखिए यह तवांग से ईस्ट कोमिंग, यहाँ पे अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, टूटिंग, अपर सियांग, दिबंग वैली, देसाली हो गया, चांगलुंगम हो गया, किवीथू हो गया, जो कि सबसे पूरब वाला जो जगह है यह है, डोंग हो गया, हवाई हो गया और विजयनगर। तो यह रोड से पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है ताकि अपने सैनिकों को जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में आसानी महसूस हो। तो ये रहा मेरे प्यारे साथी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह है ईटानगर। और रुक्मणी जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी वह ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश की ही रहने वाली थी और उनकी शादी जो है गुजरात में हुई थी। देख सकते हैं कि इस पार से उस पार तक कृष्ण जी ने शादी करने का जो अपना मतलब नया सपना ही मान सकते हैं, इतना दूर कौन शादी करता है। तो यह रहा मेरे प्यारे अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बातें हमने बताया, यहाँ पे जो कि दिहांग और लोहित नदी आकर के जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो कल्चर्स हैं इन्हें आप देख सकते हैं और इनकी जो रहन सहन है, और ये पूरी तरीके से पहाड़ों पर इनकी बस्तियाँ बसी हुई हैं। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं यह जो है पटकाई बुम की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे महिलाएं अपने त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ पे हैं। और देख सकते हैं कि जब यहाँ पे ठंडी के मौसम आती है तो पूरे तरीके से बर्फ़ अब इन पहाड़ों को ढक लेती है और यहाँ के घर जो हैं वे भी बर्फ़ से रूबरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो कि इस क्षेत्र में यह बनी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो बात करें कि ईटानगर की, हमने बताया कि यहीं पे यह रुक्मणी का यहाँ पे निवास था, घर था। ऐसे ही तवांग घाटी है और तवांग घाटी में चीन के साथ झड़प होती रहती है, आप इसे कई बार सुने ही होंगे। ऐसे ही आलोंग, यहाँ पे आलोंग जो है यहाँ पे एक जगह है, इसी के बगल में ही पासी घाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, यह आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पे है एक जगह दीमापुर में भी झड़प कई बार चीन के साथ देखा गया है। ऐसे ही पासी घाट जो हमने बताया यह एयरबेस है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा एयरबेस यही है जो कि सेना भी इसका उपयोग करती है। यहाँ पे परशुराम कुंड भी है। परशुराम कुंड में लोग नहाने के लिए जाते हैं और यह पवित्र स्थल है हिंदुओं के हिसाब से देखा जाए तो। यहीं पे क्लोंग भी जगह है और यहाँ पे चोंगलोंग जो है जगह है यहाँ पे। विजयनगर हमने दिखाया कि यहाँ पे सबसे लास्ट या पॉइंट है और ये जो सबसे पूर्वी या सबसे ईस्ट जो है विजयनगर। तो इस तरह से हमने जितने भी अरुणाचल प्रदेश के जगह थे इम्पोर्टेंट थे वे हमने देखा और इसे समझा भी कि यह क्यों इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं। अब चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश कि हमने एक सोनई रुपई, यहाँ पे एक सोनई रुपई नाम का पार्क भी है और इसे आप याद भी कर लीजिएगा। नदियों की बात करें तो हमने बताया कि यहाँ पे दबंग यहाँ पे नदी है,
इधर है दिहांग नदी, इधर है सुवर्णाश्री रिवर, सुवर्णाश्री रिवर, और यहाँ पे कोमेंग नदी। तो कुल मिला के 4 नदियाँ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, दबंग, दिहोंग, सुवर्णाश्री और कोमेंग। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी में यह मिल जाती हैं। इसके बाद हम सिक्किम, तो ये देख सकते हैं यहाँ के लोग अपने पर्व त्यौहार को मनाने के लिए अपने क्लासिकल डांस भी हैं जो कि करते रहते हैं। आगे देखते हैं सिक्किम। सिक्किम भी एक बहुत ही सुंदर प्लेस है, घूमने के लिए है। तो भारत के लोग किसी विदेश जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, हम तो कहते हैं भारत में ही ऐसे बहुत सी जगह हैं। आप ठंडी के दिन में गर्म जगहों पे जा सकते हैं, जैसे बीच पे चलिए गोवा के, यहाँ भी आपको बढ़िया और अच्छा महसूस होगा। और अगर गर्मी का दिन है तो आप जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में जाइए, आपको क्या आनंद रहेगा, आनंद आएगा। वहाँ की हरियाली और वहाँ का जो मौसम रहता है बड़ा ही सुंदर रहता है, जो किसी विदेश वाली जगह से कम नहीं है। तो अगर हम सिक्किम की बात करें तो एक तरफ से यह चाइना से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ नेपाल से, और एक तरफ से जो है इधर भूटान से भी इसका संबंध है। तो इसमें सिक्किम को कुछ भागों में बांटा गया है। इसे इधर नॉर्थ सिक्किम, यह हो गया वेस्ट सिक्किम, यह हो गया ईस्ट सिक्किम, और यह साउथ सिक्किम। और यहीं पे ईस्ट सिक्किम में ही गंगटोक इसकी राजधानी है, गंगटोक इसकी राजधानी है। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपने नाम सुना होगा। यह यहाँ की एक पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि यूनेस्को में भी यह शामिल है, और इसे मिश्रित प्रकार की पार्क कहा जाता है। इसे मिश्रित प्रकार की पार्क का नाम दिया गया है। सिक्किम में नाकुला दर्रा और नाकुला दर्रा तो ही है साथियों, और जलेपला, 2 दर्रे यहाँ पे हैं, नाथुला और जलेपला 2 दर्रा हैं। और एक तो जो जलेपला है वह सिक्किम से चाइना यानी तिब्बत की तरफ जाता है, जबकि नाथुला जो है यह सिक्किम से दूसरी साइड यानी भूटान की तरफ तिब्बत की ओर निकलता है। बता दें कि जो सिक्किम है यहाँ पे इलायची की जैविक खेती की जाती है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण इलायची की खेती होती है। और आज इलायची हमारे यहाँ बड़ी महंगी है, और बढ़िया जो किस्म की होती है उसे विदेशों में निर्यात किया जाता है, जिससे अच्छी आमदनी होती है। और ये आप जानते होंगे कि सिक्किम पहले भारत का क्षेत्र नहीं था, भारत के राज्य में इसे नहीं था, लेकिन 22वां राज्य यह हमारे देश का बना। और ये 16 मई 1975 को जब संविधान में 36वां संशोधन किया गया तो भारत में ऑलरेडी मिल गया, लेकिन यह पहले ही चाहता था कि भारत में मिले। और लेकिन इसकी एक शर्त थी कि यह हमसे डर रहा था कि कहीं यह हमें चाइना की तरह ही अपने ऊपर कंट्रोल, हमारे ऊपर कंट्रोल न कर ले। इसलिए कई बार इसकी यह थ्रेट को देखते हुए इसे सबसे पहले कहा गया कि आप पहले हमारे में कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से मिलिए, भारत के साथ रहिए, और देखिए अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा तो आप स्वतंत्र रहिएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं भारत के साथ रहने में हमें कोई समस्या परेशानी नहीं है और भारत के लोग हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, तो बिल्कुल आप भारत के साथ मिल करके एक साथ भारत के विकास में आप भी अपना योगदान करिएगा। और बाद में सिक्किम को लगा भी कि भारत चाइना की तरह नहीं बल्कि चाइना से ढेर अलग
और बिल्कुल शांत स्वभाव और हमेशा विकास की राह पर चलने वाला एक देश है। और वह अपने नागरिकों के लिए सुविधाओं को विकसित करने में सबसे आगे है, जिससे सिक्किम को लगा कि नहीं, भारत के साथ मिलने में उसे कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कंचनजंगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सिक्किम का एक नेशनल पार्क है। और यहाँ पे इसकी राजधानी जो हमने बताया कि गैंगटोक है। और यहाँ पे जो दार्जिलिंग और काम्पिलोंग इसके बॉर्डर पे यहाँ पे बनते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल का ही यह क्षेत्र है। तो कई बार चीन यहाँ से होते हुए, देखिए यहाँ पे है ना चीन वाला तिब्बत, यहाँ से होते हुए यह भारत में प्रवेश करने का बड़ा ही इसका अच्छा प्रयोजन रहता है कि हम कब यहाँ से भारत में पहुँचे। और वेस्ट बंगाल में ही जानते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इधर चिकन नेक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं 7 सिस्टर वाले, उन्हें भारत से तोड़कर अलग कर दिया जाए, जिससे वे हमारे में मिलने के लिए मजबूर हो जाएं, चाइना के साथ रहने में मजबूर हो जाएं। लेकिन भारत कम नहीं है, उसने भूटान का जो क्षेत्र है उसको अपने सुरक्षा में ले लिया है कि उसकी सुरक्षा खुद भारत करेगा, जिससे चाइना की दाल गल नहीं पाती है और उसकी यह जो मनोकामना है कभी पूर्ण होगी भी नहीं। तो आइए साथियों, अब सिक्किम के आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं असम की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं सिक्किम के लोग भी हैं जो कि चाय की खेती तो करते ही हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे इनकी खेत हैं, जो कि ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। और आपको पता है कि लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं, या इसे बोलते हैं ढलान खेती, हिंदी में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। देखिए ये एक सींग वाला गैंडा कितना सुंदर लग रहा है। तो अब तो भारत की सरकार है या सिक्किम की सरकार है, वो गैंडा के सींगों को काट लेती है, ताकि जो भी इसके सींग को प्राप्त करने के लिए इन्हें मारते हैं तो इनकी जान तो कम से कम नहीं जाएगी, नहीं तो इसके सींग के लिए इनकी जान भी ले ली जाती थी। अब इनका सींग नहीं रहता है क्योंकि सरकार पहले ही काट लेती है, तो इनकी जान बरकरार रहती है। आगे बढ़ते हैं मेघालय हमने बताया कि मेघालय मतलब होता है मेघों का घर, यानी बादलों का घर। बादलों का घर को हम कहते हैं मेघालय में 3 पहाड़ियाँ थी, गारो, खासी, जयंतिया कोयला के लिए, और यहाँ पे नोकरेक पार्क है। और जो शिलांग यहाँ पे है वह जयंतिया नामक पर्वत पर ही है, जयंतिया पर ही शिलांग पर जो इसकी राजधानी यहाँ पे है। अगर इधर देखें तो यहाँ पे मानसी राम भी है, जो खासी हिल पर है, ठीक है। और ये साउथ गारो हिल है, देख सकते हैं। तो इसी हिल के नाम पर ही इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब बांटे गए हैं, यहाँ पे देखिए। और जो शिलांग है वह खासी हिल्स पर ही आता है। जयंतिया एकदम इधर की तरफ है, ठीक है। वेस्ट जयंतिया, ईस्ट जयंतिया है, और शिलांग जो है खासी हिल यानी जो ईस्ट खासी है उस पर है, या वेस्ट खासी या साउथ खासी है ना। और यहाँ पे खासी केवल है, खांसते जो क्या हो गया, खांसी हो गया है। बता दें कि खासी जनजाति के जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जनजाति जो होते हैं, वे मातृ सत्तात्मक है। ऐसे हमारे यहाँ पितृ सत्तात्मक है, क्योंकि अगर लड़की की शादी होगी तो लड़की घर आती है, तो इसे कहते हैं पितृ सत्तात्मक। जबकि अगर लड़की के घर लड़का वाला खुद दूल्हा बन के जाए और वहीं पे रह जाए लड़की के घर, तो उसे कहते हैं मातृ सत्तात्मक, जो कि खासी जनजाति में आज भी बढ़िया और वेल तरीके से ये लोग इस संस्कृति को सजोए हुए हैं। और ये भारत की संस्कृति पूरे विश्व में एक अजूबा और एक अलग तरीके की संस्कृति बन के है, और लोग इन्हें देखने के लिए भी पर्यटन के रूप में आते हैं, जिससे हमारा आर्थिक वृद्धि बढ़ती है। असम की बात करें, यह मेघालय, तो मेघालय में हमने देखा इसे,
मेघालय में माकलई नाम का एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा है। और चेरापूंजी जो है जयंतिया में है। चेरापूंजी जो है यहाँ पे जयंतिया की तरफ है और मानसी राम जो है खासी हिल में ही है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश होने का यह है मतलब कि यहाँ पे जो पर्वत पहाड़ हैं यह एक कीप के आकार के हैं। इससे ऐसे बने हुए हैं गोले सा कि बादल यहाँ से आते हैं और इसी में आके ट्रैप हो जाते हैं। इधर आए फिर इधर आए तो यहाँ पे लड़ गए, फिर इधर आए तो फिर इधर लड़ जाते हैं। तो ऐसे लड़ते लड़ते इसी में रह जाते हैं और यहीं पे खूब बारिश करते हैं। और रोज़ शाम को 4 बजे बारिश यहाँ पे रोजाना हो जाती है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और मेघालय के बाद बढ़ते हैं। और मेघालय मैंने बताया कि यहाँ पे वेलिंगटन जो है कॉलेज मेघालय में है। वेलिंगटन जो कॉलेज है मेघालय में है और न्यूजीलैंड की राजधानी भी वेलिंगटन है। तो ध्यान रखेंगे, वेलिंगटन विद्यालय की बात करें तो मेघालय में, राजधानी की बात करें तो वो न्यूजीलैंड की होगी। देख सकते हैं यहाँ पे जीवित जड़ित पुल अभी है और ये देख सकते हैं कितना अच्छा यह पुल है कि इसमें पेड़ होता है यहाँ पे और पेड़ों की टहनियों को बांध करके ये एक पुल का साइज पुल की तरह इसे बना देते हैं और इस पर मट्टी उट्टी फेंक करके और एकदम बिल्कुल एक जीवित जड़ित पुल बन जाता है। यहाँ तक कि 2 तल्ला भी पुल बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पुल के ऊपर पुल, तो यहाँ से भी व्यक्ति इस पुल से होकर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ से भी पुल से बढ़ जाते हैं क्योंकि नदियों में जब बाढ़ जाता है तो शायद ये भी डूब जाता हो, तो इस पुल का ये लोग उपयोग कर। देखिए इसकी जो टहनियाँ हैं कितनी लंबी लंबी, देखिए आज टहनी लंबी है, तो इस टहनी का उपयोग करके ही दोनों को बांध करके और फिर उसको मरोड़ के यहाँ पे पुल बनाया जा सकता है। तो कितना यह इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है ये चीज़ें। और ये देखने के लिए बहुत से विदेशी जो पर्यटक हैं वे आते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने जो बादलों का घर होने के कारण बारिश खूब होती है, जिससे पानी यहाँ पे खूब गिरता है और यहाँ पे जलप्रपात भी देखने को मिलता है। तो यह था साथियों, और हमने असम की बात तो असम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। असम का जो पार्क है असम, तो असम इसमें हमने नहीं देखा। तो असम की बात करें तो यह असम जो है इस तरीके का यहाँ पे बनता है और ऐसे जो है यहाँ पे यह असम है। और आसाम में हमने बताया कि काजीरंगा यहाँ पे नेशनल पार्क है, जहाँ पे गैंडा सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण एनिमल्स होता है। और जो असम का दूसरा नाम है वह कामरूप। यही कामरूप सबसे पहले नाम से जाना जाता था और आज इसे असम हम लोग कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मानस पार्क भी है काजीरंगा के अलावा। और यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे कई ऐसे पर्वत श्रेणियाँ भी हैं जो कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण से नहीं है। तो अगर शहरों की बात करें तो कोकराझार इसी जगह पे है, कोकराझार यहाँ पे। और यहाँ पे धुबरी, सदिया और धुबरी आप नाम सुना होगा। सदिया और धुबरी के बीच यहाँ पे जल मार्ग बनाए गए हैं जो कि आसाम में ही यहाँ पे है। और यहाँ पे बारपेटा एक जगह है, ठीक है। और यहीं से होके ब्रह्मपुत्र नदी भी ऐसे निकली हुई है और यही बारपेटा इसी के किनारे यहाँ पे है। गुवाहाटी यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और इसकी राजधानी दिसपुर यह भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पड़ता है।
तेजपुर साथी लोग यहाँ पे है, जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ठीक उसी के बगल में है। और ठीक इसी के आगे यहाँ पे माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप है जो सबसे बड़ा विश्व में है द्वीप। ऊपर की तरफ डिब्रूगढ़, यहाँ पे डिब्रूगढ़ है और नीचे नहर कटिया नाम का भी जगह है यहाँ पे। और तिनसुकिया भी यहीं पे है साथियों। और यहाँ पे डिगबोई जो कि आसाम का ही एक इम्पोर्टेंट जो स्थान है जहाँ सबसे पहले पेट्रोलियम ऑयल की खुदाई करी गई थी। और लीखा पानी यहाँ पे है, लीखा पानी यहाँ पे यह है। तो हमने देखा कि ऊपर की तरफ जितने भी स्टेट्स इस स्टेट के इम्पोर्टेंट जगह हैं हमने देख लिया। इधर की तरफ गोलाघाट है। ये गोलाघाट आप जानते हैं इम्पोर्टेंट, ये जोरहट है। और नीचे की तरफ यहाँ पे करीमगंज, धर्मनगर और सिलचर, ठीक है। और सिलचर जो है यहाँ पे भी एक नदी मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। और ये नदी जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो यह सिलचर है साथियों। तो इस तरीके से हमने देखा आसाम के जितने भी नदियां हैं, नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ें तो हमने बताया कि ये सब असम की है चीज़ें। अब नागालैंड देखते हैं। तो नागालैंड में हमने बताया कि यहाँ पे नक्सली ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे नक्सली ज़्यादा हैं। और जो नक्सली होते हैं वे अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अपने क्षेत्र में किसी घुसपैठ को घुसने से पुरजोर विरोध करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि बाहरी दुनिया के लोग यहाँ पे आएँ। यहाँ पे लगभग 80% ईसाई लोग हैं जो कि यहाँ पे आकर बस गए हैं और इनकी भाषा, इन्हीं ईसाइयों के कारण इनकी भाषा इंग्लिश हो गई है। 2011 में की जो जनगणना हुई है उसमें बताया गया कि जो नागालैंड है इसकी जो जनसंख्या की ग्रोथ है वह निगेटिव रही है, यानी ऋणात्मक रही है। इसकी जो राजधानी है कोहिमा है, इसकी राजधानी कोहिमा है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोहिमा यहाँ पे है, ठीक है, यही कोहिमा है। इधर की तरफ दीमापुर, और ये दीमापुर वाला स्टेट भी है। यहाँ पे प्यूरेंस है और ये इसकी जगह है पेरेन। यहाँ पे बराक नदी भी यहीं से निकलती है, इस नागालैंड से मणिपुर होते हुए बराक नदी निकलती है और जो जा करके इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी जो पहाड़ियाँ हैं या नागा की पहाड़ियाँ कही जाती हैं और इसकी जो चोटी है वह सरामती है, उसकी चोटी जो कि 3826 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई यहाँ पे है सारामती। और यह नागा की पहाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाती हैं। यहाँ पे लेंगलोंग जो जगह है, लेंगलोंग यहाँ पे यह भी है, इसे आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो यह देख सकते हैं कि नागालैंड के जो महिलाएं हैं इनका अलग अपना वेशभूषा है और रहन सहन भी इनका और कल्चर भी अपना अपना है। तो इसलिए इन्हें किसी को कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए लोग कालिख जो है लगा करके ये अपने आप को कुछ लोग जो दर्शाना चाहते हैं, आप देख ही सकते हैं। ये जो कि यहाँ की जो ज़मीन है बड़ी उबड़ खाबड़ है,
लेकिन इतनी मखमली लग रही है कि क्या बात करें। इतना सुंदर तो हमने कहीं देखा ही नहीं। तो हमें यह पहाड़ियों को जाके देखना चाहिए, न कि स्विट्ज़रलैंड, इटली और अन्य जगहों पे जाने से बढ़िया है कि यहाँ पे जाएं। अपने देश में जाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी में विस्तार होगी, बड़ी होगी। और मणिपुर, आगे बढ़ते हैं। तो मणिपुर में हम देखते हैं कि मणिपुर की जो राजधानी है वह जो है इम्फाल है। और इम्फाल यहाँ पे देख सकते हैं, यह इम्फाल। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज़ कोई है तो वह है केबुल लामजाओ झील। और केबुल लामजाओ नाम से यहाँ पे एक पार्क भी है, जहाँ पे एक डियर है, हिरन, जो कि यहाँ पे रहता है। और ये जो फुमड़ी हैं देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह जो फुमड़ी है तैरती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर किसी का घर है तो यह अपने एक दिन बाद यह किसी अन्य जो है किनारे पर पहुँच जाती हैं। और यहाँ पे जो पार्क है केमुल लामजाओ पार्क, यह भी इसी फुमड़ी की तरह है और यह बहुत बड़ा है जो पार्क है। और पूरे दिन भर यह इसी पानी में तैरता रहता है और एक स्थान दूसरे स्थान जाता रहता है। देखिए यहाँ पे जो घर हैं, यह घर एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि अभी यहाँ हैं तो कुछ समय बाद इधर की तरफ चले जाएंगे। तो यह अपने में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट है एक चीज़। और ये लोकटक झील में ही पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें तो कोई विशेष और चीज़ें हैं नहीं, तो यहाँ पे यही है। और यहाँ पे एक और जगह जो कि है विष्णुपुर, आप देख सकते हैं विष्णुपुर जो है इधर की तरफ यहाँ पे है, जो कि इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन आप जानना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया और सुंदर यहाँ पे जगह है मणिपुर में। तो जो भी पहाड़ियाँ एरिया होती हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे जो मणिपुर के लोग हैं इनका कल्चर भी देखने लायक है। आप ज़रूर मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। मिजोरम, मिजोरम भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और नमामि वाले में आता है। और बता दें कि नमामि जो है ऐसे जगहों पे नमामि वाले में ग्राम पंचायत जो है वह नहीं है। इसमें नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आता है। तो मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे मिजोरम में मरलेन नाम का एक नेशनल पार्क है। और ये मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और कोई विशेष तो चीज़ है नहीं। और बता दें कि यह मिजोरम से हो करके एक कलकत्ता से जोड़ने के लिए एक लाइन बनाई गई है, जो कि म्यांमार से होते हुए जाता है। और ये नदी जो है कलादान नदी से होते हुए हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में होते हुए कलकत्ता तक इसे जाया जा सकता है। ऐसे ही हमने देखा ये मिजोरम की चीज़ें हैं। और ये महिलाएं हैं, देखिए किस तरीके से अपना कल्चर को अपने फॉलो कर रही हैं। देखिए यहाँ पे गुलाब के फूल इसके ऊपर लगा रखी हैं और ये किसी फेस्टिवल में लग रहा है कि यह सम्मिलित होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह भी जो है इसका कल्चर ही है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि त्रिपुरा की जो कैपिटल है वह अगरतला है। और अगरतला एक हवाई अड्डा भी है। और अगरतला के बगल में ही है उदयपुर और अम्बासा, ये इम्पोर्टेंट जगह है। और बता दें कि ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा से ही होके ये जो नदियां हैं बराग नदी निकलती है। ये त्रिपुरा की महिला हैं और देख सकते हैं कि ये जो है बांग्लादेश से संबंधित है और ये मिलती जुलती हैं। और यहाँ पे ये एक बड़ा सा कितना सुंदर जो है यह चित्रकारी है, जो कि त्रिपुरा में ही है। तो मौका मिले ज़रूर त्रिपुरा आप जाइएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।